हेलो स्टूडेंट। मैं योगेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज तेगांव। स्टूडेंट्स, आज हम संप्रभुता सॉवरेंटी की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है संप्रभुता। राज्य का स्थायित्व संप्रभुता पर ही निर्भर करता है। यदि राज्य कोई अपने आप में संप्रभु नहीं है तो इसका मतलब है कि उस राज्य का कोई स्थायित्व नहीं है। संप्रभुता जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है सुपरनेस। उसका इंग्लिश रूपांतरण है जिसको हम हिंदी में सुप्रीम पावर भी कहते हैं। सुप्रीम पावर अर्थात सर्वोच्च शक्ति। इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सॉवरेंटी, और दूसरा होता है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी में राज्य अपने अंदर सर्वोच्च शक्ति होता है, वो सर्वोच्च होता है। वह सभी संस्थाओं को, वह सभी समूहों को, वह सभी व्यक्तियों को आदेश दे सकता है, उनके लिए कानून बना सकता है, और राज्य में कोई भी उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और एक्सटर्नल सॉवरेंटी में राज्य पर किसी अन्य राज्य का कोई बाह्य प्रतिबंध नहीं होता। जिस प्रकार हम 1947 के बाद स्वतंत्र हुए तब हम पूरी तरह से संप्रभु बन पाए। क्यों? 1947 के बाद हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई प्रतिबंध, कोई अंकुश, कोई शासन नहीं था। 1947 से पहले यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो इस तरह से हमने इसके 2 पक्षों की चर्चा की। अब इसकी विशेषताएं हम देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेंटी। तो विशेषताओं में छात्रों सबसे पहली विशेषता है इसकी एब्सोल्यूटनेस, यानी कि निरंकुशता। संप्रभुता जो संप्रभु होता है राज्य में, वह अपने आप में सर्वे सर्वा होता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो निरंकुश होता है। सामान्य तौर पर निरंकुशता से अभिप्राय है कि राज्य के क्षेत्र में राज्य से ऊंची कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, और राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो राज्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार की नीति और कानून का निर्माण कर सकता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता पर देखें तो दूसरी विशेषता है इसकी यूनिवर्सलिटी का मतलब है सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता। इसका तात्पर्य है कि राज्य के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी सभी व्यक्ति हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी पर राज्य की संप्रभुता या प्रभुसत्ता, एक ही शब्द है, इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रभुसत्ता और संप्रभुता एक ही चीज होती है, जिसको हम सर्वोच्च शक्ति कहते हैं। तो हम सर्वव्यापकता की व्याख्या कर रहे थे। सर्वव्यापकता से मतलब है राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, समुदाय, संस्थाओं, उन सभी पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति लागू होती है। राज्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां पर राज्य का आदेश लागू ना होता हो, और ना ही राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो राज्य की संप्रभुता से मुक्त होता हो। नेक्स्ट विशेषता इसकी है इनलायबिलिटी, जिसको हिंदी में अविच्छेद्यता कहते हैं। अविच्छेद्यता का मतलब है कि राज्य
प्रभु सत्ता को स्वयं से अलग नहीं कर सकता, यानी कि विच्छेद नहीं कर सकता, अपने से अलग नहीं कर सकता। यदि कोई राज्य ऐसा करता है कि वह संप्रभुता को अपने से अलग कर दे, तो उस राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है परमानेंस। परमानेंस से आशय है स्थायित्व, यानी कि जो संप्रभुता होती है वो राज्य में स्थायी होती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। वो एक दूसरे से बदली जा सकती है, एक दूसरे में हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं की जा सकती, वो स्थायी होती है। अगली विशेषता है इसकी इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी का आशय है अविभाज्यता, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ शक्ति जनता को दे दी जाए, कुछ शक्ति किसी एक संस्था को दे दी जाए, कुछ शक्तियां किसी राजा को दे दी जाएं, कुछ शक्तियां किसी प्रधानमंत्री को दे दी जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। संप्रभुता केवल और केवल एक ही व्यक्ति, संस्था या राज्य में निहित होती है। अगली इसकी विशेषता है इसकी एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब है एकाकीपन, जो कि हम अभी इंडिविजुअलिटी में पढ़ा है। एकाकीपन का मतलब है कि राज्य में केवल और केवल एक ही संप्रभु हो सकता है जिसका सभी लोग पालन करते हैं। जिस तरह यह कहावत प्रसिद्ध है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, उसी तरह से एक राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसकी विशेषता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब है मौलिकता। मौलिकता से आशय है कि किसी राज्य को प्रभु सत्ता किसी व्यक्ति या संस्था ने अर्पित नहीं की है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई विरासत में मिली हो या फिर किसी ने हमें दे दी हो, अपितु मौलिक रूप से यह राज्य की संपत्ति है, यह राज्य का भाग है। बिना इसके राज्य का निर्माण संभव है ही नहीं। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने संप्रभुता का अर्थ और संप्रभुता की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसके बाद हम संप्रभुता के प्रकार पढ़ेंगे। संप्रभुता राज्य में कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली है नॉमिनल और रियल सॉवरेंटी। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र की संप्रभुता और रियल सॉवरेंटी का मतलब है वास्तविक संप्रभुता। देखिए छात्रों, ऐसा होता है किसी राज्य में दो व्यक्ति शासनकर्ता होते हैं, परंतु अंतिम फैसला जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत को लें, तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का शासक होता है। वो अपने सारी शक्तियां, अपने सारे अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। जैसे इंग्लैंड में सम्राट होता है, जापान में राजा होता है, उसी तरह से भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का शासन करता होता है। रियल सॉवरेंटी, वास्तविक संप्रभुता जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है भारत में। और यदि देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जो संप्रभुता है वो जनता के हाथ में होती है। जनता भी प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को समय समय पर बदलती रहती है। तो इस तरह से हम ये ऐसा भी होता है कि किसी देश में ये दोनों व्यक्ति एक ही हों। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में नाम मात्र का शासक ही रियल शासक होता है, अर्थात नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता होती है वो एक ही व्यक्ति में निहित होती है। तो ये इनका अंतर समझ में आ गया होगा छात्रों। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का शासक और रियल का मतलब वास्तविक शासक। इसके बाद है लीगल सॉवरेंटी, मतलब कानूनी या वैधानिक संप्रभुता। कानूनी या वैधानिक संप्रभुता का अर्थ है कि कानून के द्वारा, वैधानिक नियमों के द्वारा, विधि द्वारा, संविधान द्वारा जब किसी व्यक्ति को शक्तियां सौंपी जाएं, जब किसी व्यक्ति को सर्वोच्च शक्ति सौंप दी जाए, तो वो लीगल सॉवरेंटी कहलाती है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी, प्लूरल सॉवरेंटी, ये हम समय समय पर आगे पढ़ते जाएंगे।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाली बात है वो नॉमिनल और रियल सॉवरेंटी के ऊपर है, जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। इसके बाद हम लीगल सॉवरेंटी की चर्चा करते हैं। लीगल सॉवरेंटी से आशय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से सर्वोच्च शक्तियां प्रदान करना वैधानिक संप्रभुता कहलाता है। इसको सपोर्ट करने वाले, इसका जो समर्थन करने वाले, इसको जन्म देने वाले थिंकरों में जीन वोदा है, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन ऑस्टिन हैं, बेंथम हैं, ह्यूगो ग्रेसियस हैं इत्यादि। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। कानूनी संप्रभुता प्रत्येक राज्य में एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होता है। इसी की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर गिलक्राइस्ट कहते हैं कि प्रत्येक नियमित राज्य में कुछ कानून होते हैं जिनका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है, और वहाँ एक ऐसी शक्ति भी होती है जो इन कानूनों का पालन करती है और उनको लागू भी करवाती है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया होगा छात्रों कि वैधानिक संप्रभुता जो होती है वो एक ऐसी शक्ति होती है जिसे राज्य में कानून द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट करने का अधिकार हो और जिसके आदेश सभी व्यक्ति और समुदायों पर लागू होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इंग्लैंड में सम्राट सहित संसद के पास वैधानिक संप्रभुता होती है। वहाँ की संसद जो होती है वो सभी प्रकार के कानून बना सकती है। इसके बाद इसकी विशेषताएं हम देखें तो विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यही है कि ये अपने आप में संप्रभु होता है। पहली विशेषता तो यही है कि ये अपने आप में संप्रभु होता है। दूसरी विशेषताएं हैं यह निश्चित और संगठित होती है। कानून बनाने, आदेश देने का अधिकार केवल इसी के पास होता है। इसके आदेशों का उल्लंघन करने के कारण किसी भी प्रकार का दंड का प्रावधान भी इसी संप्रभुता के द्वारा किया जाता है। वैधानिक संप्रभु जो होता है, जिसके पास ये संप्रभुता होती है, वह निरंकुश और असीमित होती है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और ना ही इसे किसी के द्वारा सीमित किया जा सकता है। वैधानिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के पास भी हो सकती है, जैसे राजतंत्र में राजाओं के पास होती थी, और व्यक्तियों के समूह के पास भी होती है, जैसे लोकतंत्र में संसद के पास होती है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हमने जानी। इसके बाद इस पर यदि लिमिटेशंस की बात करें, प्रतिबंध की बात करें, तो प्रतिबंध इस पर बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें राजा पर प्रतिबंध उसकी प्रजा लगाती है, उस पर जो प्राकृतिक कानून है वो प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे अभी हमने एक थिंकर का नाम लिया था, जीन वोदा, तो वो राज्य पर 5 प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। वो कहता है कि जो ईश्वरीय कानून है उनका राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता। वो कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है उनका राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता। जो संविधान में बनाए हुए हैं कानून उनका राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता, और जो जनता की इच्छा होती है उसका भी राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता। जो रीति रिवाज होते हैं, जो संपत्ति के कानून होते हैं, उन सब का कानून उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इस तरह से दोस्तों लीगल सॉवरेंटी पर 5 प्रकार के प्रतिबंध जीन वोदा ने बताए। इसके बाद हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी की चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल सॉवरेंटी से आशय राजनीतिक संप्रभुता से। राजनीतिक संप्रभुता का एक उदाहरण मैं आपको दूं तो भारत को ही ले लीजिए। भारत में जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास वैधानिक या कानूनी संप्रभुता पाई जाती है, परंतु जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर हमने संसद में भेजे हैं या फिर
जनता के द्वारा ही प्रधानमंत्री पर अंकुश लगाया जाता है। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को हटा देते हैं, अर्थात उसकी जो संप्रभुता है उसको उससे वापस ले लेते हैं। राजनीतिक संप्रभुता का जो मुख्य काम होता है वो वैधानिक संप्रभुता को सीमित करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। तो इसका अर्थ हमें समझ में आया दोस्तों कि राजनीतिक संप्रभुता एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा कानूनी संप्रभुता को सीमित किया जा सकता है, अर्थात जिसके आगे जो वैधानिक संप्रभुता है उसको झुकना पड़ता है। प्रोफेसर डायसी ने इस संबंध में कहा भी है कि वैधानिक प्रभुसत्ता के पीछे एक अन्य शक्ति होती है जो वैधानिक दृष्टि से अदृश्य, असंगठित होती है, परंतु उसके सामने उसको लीगल सॉवरेंटी को झुकना पड़ता है। अब बात आती है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाए। हाउ शुड वी डिटरमाइन पॉलिटिकल सॉवरेंटी? कुछ विचारकों ने कहा है कि जनमत ही राजनीतिक संप्रभु होता है, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जनमत जो होता है वो संगठित नहीं होता। हम उसे किसी एक बिंदु पर एकत्रित नहीं कर सकते, किसी एक कानून पर, किसी एक बात पर सभी को सहमत नहीं कर सकते। जैसे कोई कानून बनाया तो उस पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका समर्थन करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो उसका विरोध करेंगे। तो इस स्थिति में राजनीतिक संप्रभुता को निर्धारण नहीं कर सकते। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो निर्वाचक मंडल होता है वही राजनीतिक संप्रभुता होती है, परंतु ऐसा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मताधिकार जो होता है वो प्राय सीमित होता है। हमारे भारत में यदि चुनावों के टाइम पर देखा जाए तो मुश्किल से 60%, 70%, 75% ही वोटिंग होती है, उसमें सभी का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं होता। तो इस तरह से हम यह कहना भी थोड़ा सही नहीं है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगी। तो फिर कैसे निर्धारण होगा? इसका निर्धारण के लिए हमें लोकतंत्र की धारणा पर जाना होगा। इस विचार में थोड़ी सत्यता है, क्योंकि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वह स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं होती। वास्तव में राजनीतिक प्रभुसत्ता की जो धारणा है उसका जन्म ये जो वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली है ना, इसमें हुआ है। जब निरंकुश राजतंत्र का अस्तित्व था तो इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो राजतंत्र को किसी भी प्रकार से निरंकुश कर सके। अब कुछ लोगों का कहना है कि उस समय भी तो प्रजा हुआ करती थी, लेकिन उस समय की जो प्रजा थी उनको इतने अधिकार और शक्तियां नहीं थी कि वह अपने राजा को निरंकुश होने से बचा सके। प्राचीन समय में हमने देखा है कि राजाएं खूब निरंकुश हुआ करते थे, खूब युद्धों में, बेवजह के युद्धों में जनता को, सैनिकों को ले जाकर उनका कत्लेआम करवाते थे। तो इस तरह से प्राचीन समय में राजनीतिक संप्रभुता नहीं थी। राजनीतिक संप्रभुता का निर्धारण लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड द लीगल सॉवरेंटी, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो वैधानिक और राजनीतिक प्रभुसत्ता को चाहे दो भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता हो, परंतु फिर भी इन दोनों में पर्याप्त निकटवर्ती संबंध है। कैसे? एक पक्ष तो ऐसा है जो कहता है कि राजनीतिक प्रभु वैधानिक संप्रभु को प्रभावित करता है, जैसा कि भारत में है। राजनीतिक संप्रभु जनता होती है और वैधानिक प्रभु यहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को भी माना जाता है। तो प्रभावित कैसे करती है कि जनता ही हमारे यहाँ सर्वोच्च शक्ति होती है और जनता चाहे तो सरकारों को बदल सकती है।
और एक पक्ष ऐसा है कि इन दोनों में अंतर है। कैसे? कि जो वैधानिक संप्रभु होते हैं वो निश्चित और दिखाई देने वाला होता है, परंतु राजनीतिक संप्रभु का संगठित रूप दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमने परिभाषा में कहा था कि यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैधानिक प्रभु कोई एक व्यक्तियों की संस्था हो सकती है, परंतु राजनीतिक जो संप्रभु होते हैं वो सारे नागरिक, जनसमूह और लोकमत में से होते हैं। इसीलिए इनका कोई संगठित स्वरूप नहीं होता। इस तरह से हम इसके दो पक्षों में इसका संबंध को बता सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी यूरो एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी। डी यूरो और डी फैक्टो ये दोनों अलग अलग संप्रभुताएं होती हैं, जिसको अपन वैधानिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं आपको। वैधानिक संप्रभु वो होता है जो कानून के द्वारा जिसको शक्तियां सौंपी जाती हैं, परंतु वास्तव में उनका प्रयोग कोई और करता हो। जैसे भारत है, भारत में राष्ट्रपति एक कानूनी संप्रभु होता है, उसके पास सारी शक्तियां होती हैं, परंतु वास्तव में उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। वो कैसे करता है? कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते हैं जो उनके विधेयकों को आसानी से उन पर हस्ताक्षर करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको पाकिस्तान का दूं, तो पाकिस्तान में कानूनी संप्रभु होता है वहां का प्रधानमंत्री, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो वहां के सेनाध्यक्ष में पाई जाती हैं। तो डी यूरो अर्थात वैधानिक प्रभुसत्ता उस शक्ति का नाम है जो कानूनी दृष्टि से सर्वोच्च है, और डी फैक्टो उस संप्रभुता का नाम है जो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता हो। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए ही थे भारत और पाकिस्तान के। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डी यूरो एंड डी फैक्टो। यदि वैधानिक संप्रभु और वास्तविक संप्रभु के भेद को स्वीकार कर लें, यानी कि इन दोनों में जो अंतर है उसको यदि मान लें, तो किसी राज्य में यह भेद ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं होता। कहने को तो कभी कभार ये कह देते हैं कि यहाँ पर वैधानिक संप्रभु ये है, वास्तविक संप्रभु ये है, लेकिन कुछ समय पश्चात वैधानिक संप्रभु जो वास्तविक संप्रभु है वही कानूनी संप्रभु भी बन जाता है। जैसे पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ वैधानिक संप्रभु थे और जनरल परवेज मुशर्रफ वास्तविक संप्रभु थे, परंतु जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके वैधानिक संप्रभुता का पद भी नवाज शरीफ से अपने पास ले लिया। अर्थात इसका आशय यह है कि ये ज़्यादा समय तक अलग अलग नहीं रह सकते। इस तरह डायसी ने भी कहा है कि जो वैधानिक संप्रभु है, विधि परक संप्रभु है, वो तथ्य परक अर्थात रियल संप्रभुता है कि आलोचना ऑस्टिन करता है और कहता है कि यह सरकार के दो रूप हो सकते हैं, संप्रभुता के नहीं। जैसा कि हमने संप्रभुता की विशेषताओं में पढ़ा था कि संप्रभुता एकाकी होती है, एक व्यक्ति के पास होती है, उसी तरह से ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता एक ही होती है। इस तरह से हम आज की क्लास में हमने संप्रभुता के बारे में जाना, जिसमें
इसके अध्ययन, इसका अर्थ, इसके प्रकार, इसके विशेषताएं, इसके प्रकार, लीगल सॉवरेंटी का मतलब, नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी का मतलब, वे थिंकर जो लीगल सॉवरेंटी को सपोर्ट करते हैं, लीगल सॉवरेंटी की परिभाषाएं, लीगल सॉवरेंटी पर प्रतिबंध, उसके बाद पॉलिटिकल सॉवरेंटी, D0 और डी फैक्टो का अध्ययन किया। और इसके बाद की चर्चा हम अगली वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।